नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला दोस्तों उससे रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों इस सीरीज में अपन प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और 2018 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक टॉपिक को दोस्तों अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया है और उनको प्लेलिस्ट बना के दोस्तों एक साथ व्यवस्थित किया है। ठीक है। और अभी दोस्तों 2019 का जो प्रश्न पेपर है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2019 का जो प्रश्न पेपर है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जो कि शैक्षिक सामान्य चेतना से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड था। और आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है ये दोस्तों शिक्षण अधिगम और विद्यालय से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, लगभग 9 या 10 मिनट की वीडियो बनेगी। तो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है। जो टीचिंग का मतलब कि ऑब्जेक्ट है, टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है, शिक्षण का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, अपेक्षित दिशा में विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना, या उचित नौकरी में चयनित होना। ठीक है। तो मतलब कि अपन पर्टिकुलर किसी चीज़ को टीचिंग करवा रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं। ठीक है। तो उस शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप किस उद्देश्य से मतलब कि किस अपेक्षा से आप टीचिंग करवा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपेक्षित दिशा में जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, ये अपना टीचिंग का मतलब कि उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, आप किस दिशा में मतलब कि विद्यार्थी का व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अनुशासन क्यों आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा में जो अनुशासन है ये क्यों होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों को लगना चाहिए कि ये एक अनिवार्य है। क्या अनुशासन अनिवार्य है। बच्चों को अधिकरण को स्वीकार करना चाहिए, या बच्चों को संगठित एवं क्रमबद्ध कार्य का महत्व समझ में आना चाहिए, यदि वो अध्यापक बनना चाहे तो उनकी मदद कर सके। तो दोस्तों कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए, तो अनुशासन की बात करें तो ये होना चाहिए बच्चों को संगठित एवं क्रमबद्ध कार्य का महत्व समझ में आना चाहिए। ठीक है। संगठित एवं क्रमबद्ध कार्य का महत्व समझ में आना चाहिए। ये कब होगा, जब मतलब कि अनुशासन रूप से आप मतलब कि किसी चीज़ को संगठित करोगे और क्रमबद्ध रूप से मतलब कि किसी कार्य को पूर्ण करोगे, तभी तो मतलब कि बच्चे को समझ में आएगा कि भाई अनुशासन क्या चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इग्नू के कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाए जाते हैं। तो इग्नू के जो मतलब कि कार्यक्रम होते हैं ये किस चैनल के माध्यम से दिखाए जाते हैं। तो ये दिखाए जाते हैं दोस्तों ज्ञान दर्शन माध्यम से। ठीक है। ज्ञान दर्शन जो चैनल है इसके माध्यम से इग्नू के कार्यक्रम आपको दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा की श्रेष्ठतम परिभाषा क्या हो सकती है। तो शिक्षा की श्रेष्ठतम परिभाषा की अपन बात करें तो ये परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो आपको मतलब कि बौद्धिक दृष्टि से आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही आपकी शिक्षा की श्रेष्ठतम परिभाषा बताई गई है। ठीक है। बौद्धिक दृष्टि से स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टीचर ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है इसकी केयर करने वाला, देखभाल करने वाली जो संस्था है वो कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों टीचर ट्रेनिंग यानी कि अध्यापक शिक्षा की बात करें तो इसकी जो गुणवत्ता क्वालिटी है इसकी केयर करने वाली कौन सी है, नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन, ये मतलब कि अध्यापक शिक्षा की मतलब कि देखभाल करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शब्दकोश है एक। तो शब्दकोश क्या है दोस्तों, ये मतलब कि एक मुद्रित माध्यम में मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका एक शब्दकोश है। ठीक है। मुद्रित माध्यम में। नर्सरी कक्षा में पहले दिन के प्रारंभ के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त रहेगा। तो आप मतलब कि नर्सिंग जो कक्षा है, नर्सरी कक्षा है, नर्सरी कक्षा में जो पहला दिन है वो पहला दिन आपका कैसा होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए जो शीर्षक है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 में मेरा परिवार। ठीक है। पहले दिन विद्यालय में कोई विद्यार्थी आ रहा है नर्सरी कक्षा में, तो उससे संबंधित मतलब कि उसके परिवार से संबंधित जो भी मतलब की जानकारी है आप उन बच्चे से ले सकते हैं। ठीक है। तो नर्सरी का जो मतलब कि पहला दिन होता है वो अपने मेरा परिवार से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन नीचे हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहित करना। इसके बाद में नीचे के 3 ऑप्शन देख लीजिए,
बच्चों को अपना पाठ आसानी से सिखाने में मदद करना, बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तैयार करना, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना। तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की ज़िम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें 63 के अंदर का जो राइट आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा? बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ठीक है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, हर चीज़ में दोस्तों बच्चे को मतलब कि आगे करना या प्रोत्साहित करना उसको, ठीक है? तो यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बच्चा कक्षा में पढ़ाया गया पाठ ठीक से नहीं समझता है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपके द्वारा कोई भी पाठ पढ़ाया गया, बच्चा उसको ठीक से समझ नहीं पाया, तो आप क्या करेंगे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 के अंतर्गत ये इसका राइट आंसर अपन देखेंगे एक बार। पाठ को दोहराएगी, क्या आपको पाठ दोहराना पड़ेगा? बच्चे को मतलब कि पाठ समझ में नहीं आया, विद्यार्थी को अतिरिक्त पुस्तकें देंगे या अधिक सामग्री को पढ़ने को कहेंगे या फिर आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान जानेंगे या फिर दोस्तों बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, उसके उदाहरण चुनकर पाठ को वापस पुनः पढ़ाएँगे। तो दोस्तों ये बात अपनी सत्य है मतलब कि बच्चा क्यों समझ नहीं पाया? जो अपन ने एग्ज़ाम्पल दिया है, उन एग्ज़ाम्पलों को मतलब कि वो मतलब कि अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो आप वो किस वातावरण में रहता है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग मतलब कि उसको एग्ज़ाम्पल देंगे, तो बच्चा मतलब कि उस चीज़ को आसानी से समझ पाएगा, ठीक है? तो बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, उसके आस-पास का जो वातावरण है, उसके आधार पे दोस्तों उदाहरण को आपको चुनना है, ठीक है? उस उदाहरण को चुनकर आपको वो पाठ आपको समझाना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 65 के अंतर्गत अपने सामाजिक मानक संयम बनाना चाहिए, समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन का ध्यान में रखना चाहिए और सदैव सामाजिक मानकों का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है? तो सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है मतलब कि समाज के साथ में मिल-जुल जाना, ठीक है? मिल जाना, उसके साथ में घुल-मिल जाना, ठीक है? तो सामाजिकरण से अपन का अपना क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पे? सामाजिक परिवेश में अनुकूलन और समायोजन। जो एडजस्टमेंट है और एडेप्टेशन है, ये दोनों चीज़ें मतलब कि समाज के साथ में जुड़ जानी चाहिए, इसी को अपन सामाजिकरण के रूप में जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें, शिक्षा के द्वारा कहा गया बच्चा को शिक्षकों के द्वारा कहा गया बच्चों को समझना और अपने विषय की पाठ्य वस्तु को पूरा करना, शिक्षण के दौरान बच्चों को आराम से रखना, नियमित रूप से कक्षा लेना। तो दोस्तों शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों के द्वारा कहा गया बच्चों को समझना, ये दोस्तों शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है? शिक्षक के द्वारा बच्चों को क्या पढ़ाया गया, वो चीज़ मतलब कि बच्चों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है टीचिंग का। नेक्स्ट देखिए, कथन पुरुष सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये कथन है, पुरुष सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन सत्य है या फिर सत्य हो सकता है या लैंगिक भेद को प्रदर्शित करता है या बुद्धि के विविध क्षेत्रों के लिए सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये कथन है, क्या आपको सत्य लगता है? आपको सत्य लगे या ना लगे, आप मतलब कि पुरुष है तो सामान्य से आप यही बात कहेंगे कि हम मतलब कि अधिक बुद्धिमान है। लेकिन ये किस चीज़ को विभेद करता है? लैंगिक भेद को प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आपको मतलब कि अ, महिला और पुरुष में मतलब कि ये चीज़ें डिफरेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो सबके अंतर्गत मतलब कि समान होती है, ठीक है? लैंगिक भेद को प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन है। 67 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन-सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आउटपुट उपकरण की बात की गई जो कि नहीं है, ठीक है? कीबोर्ड एक इनपुट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो डिस्प्ले दोस्तों एक आउटपुट की श्रेणी में आता है, प्रिंटर और फ्लोटर। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 के अंतर्गत ये जो मतलब कि कीबोर्ड है एक मतलब कि अ, आउटपुट आउटपुट उपकरण नहीं है, ठीक है? तो कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है? कीबोर्ड इनपुट है क्योंकि आप कीबोर्ड के माध्यम से ही अक्सर अपन अंदर मतलब कि टाइपिंग करते हैं, ठीक है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से क्या एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी को देख लेते हैं। शिक्षकों के सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन करना, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा नहीं करवाया जाता है। शिक्षकों का मतलब कि सेवा पूर्व और सेवारत जो प्रशिक्षण है, ये दोस्तों एनसीटीई के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 69 के अंदर देख लेता हूँ एक बार। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल संस्था की तरह कार्य करती है। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन एवं समन्वय करती है और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नियम विकसित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षक और शिक्षा के जो कार्यक्रम है, इनके नियम विकसित करने वाली कौन हो जाएगी, एनसीईटी है। और शिक्षा के सेवा पूर्व मतलब कि जो भी मतलब कि डीएलएड वगैरह बीएड वगैरह की जाती है, या सेवारत जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी मतलब कि एनसीईआरटी के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन शिक्षकों की बात की गई है, ठीक है। शिक्षकों के लिए मतलब जो शिक्षा के कार्यक्रम है, ये एनसीईटी के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दत्त कार्यों का उद्देश्य होता है। तो दत्त कार्यों का जो उद्देश्य होता है वो क्या हो जाएगा, 70 जो क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, विद्यार्थियों को घरों पर व्यस्त रखना, हस्तलेख में सुधार करना, विद्यार्थियों के अधिगम में माता पिता की सहभागिता, या स्वयं अधिगम को प्रोत्साहन देना। तो दत्त कार्य का उद्देश्य क्या होता है, कोई भी गृह कार्य दत्त कार्य दिया जाता है, इसका उद्देश्य होता है स्वयं अधिगम को प्रोत्साहन देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो भारत के अंतर्गत जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कौन से राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संरचनात्मक आकलन के लिए कौन सा एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो संरचनात्मक जो आकलन होता है दोस्तों, इसके लिए कौन सा एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो 72 के अंतर्गत अपना राइट आंसर हो जाएगा स्त्रांत परीक्षा। जो स्तर है मतलब कि जो आपका ईयर है, उसका जो अंत में जो परीक्षा ली जाती है, वो संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो दत्त कार्य दिया जाता है, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न मंच पहेलियाँ वगैरह की जाती है, और समेटिव जो मतलब सॉरी अपने फॉर्मेटिव जो असेसमेंट वगैरह होते हैं, ये संरचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन सत्र के अंत में मतलब जो परीक्षा ली जाती है, ये संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो विद्यालय का जो विषय है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? वो सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकरण है, वो सांस्कृतिक अंतरण की सामाजिक इकाई है, वो देश में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से प्रभावित है, वो द्वंद्व और अलगाव से संभावित माध्यम है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो विद्वंद और अलगाव से संभावित माध्यम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक एवं अध्येताओं के मध्य अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो अध्यापक और अध्येता कौन होता है दोस्तों, मतलब कि जो सीखने वाला होता है, ठीक है। अध्यापक और अध्येताओं के मध्य अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 में, ये प्रभावी शिक्षण में मदद करता है, ठीक है। दोनों के बीच में अंतःक्रिया होना एक प्रभावी शिक्षण का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यदि एक बच्चा अक्सर भाई-बहन को से झगड़ा करता है, आप एक शिक्षक के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? एक बच्चा है दोस्तों, भाई-बहनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। भाई-बहन के बीच में होती है ज़्यादातर लड़ाई, ठीक है? तो इस झगड़े का मतलब कि शिक्षक के रूप में आप उनकी कैसे मदद करोगे? तो यहाँ पे मदद की बात करें दोस्तों, आप कैसे मदद करोगे? तो आप भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, कैसे मदद करनी है? तो 75 में अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे अकेले में ले जाकर उसके लिए ऐसे व्यवहार का कारण ढूँढेंगे, ठीक है? जो उस तरीके का वो व्यवहार कर रहा है, उसकी बहन के साथ में या उस बहन-भाई के साथ में, किस कारण से मतलब कि उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है। उस व्यवहार को मतलब कि जो कारण है, उस कारण को ढूँढ कर आप मतलब कि उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरह का व्यवहार मत करो, क्योंकि आपका भाई है, बहन है, ठीक है? एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में निम्न में से कोई एक लक्षण गुण होता है? तो दोस्तों एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में निम्न में से कौन सा एक लक्षण गुण होता है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 में सभी विभागों को जागृत करना। ठीक है, सभी विभागों को जागृत करती है एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक, सहायक सामग्री। कक्षा में उचित शिक्षण अधिगम परिवेश के लिए क्या वांछित नहीं है? कक्षा में उचित शिक्षण अधिगम परिवेश के लिए क्या वांछित नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों 77 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत व्यवहार और दंड देना। ये दोस्तों उचित कक्षा शिक्षण अधिगम परिवेश के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी अध्येता की स्वायत्तता, मतलब कि जो अध्ययन करने वाला उसको थोड़ी-सी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नवाचार हेतु शिक्षक को स्वतंत्रता होना चाहिए। सतत शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें भी होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए और दंड पनिशमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण में होना चाहिए। तो ये दोस्तों एक प्रभावी जो मतलब कि कक्षा कक्ष वातावरण है, ये किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पे अपना 78 के अंदर का जो राइट आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा? सजीव छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, मतलब कि जो छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया चल रही है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? मतलब कि सजीव अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, प्रभावी ढंग से नैतिक मूल्य विद्यार्थी में विकसित किए जा सकते हैं जब शिक्षक, तो दोस्तों प्रभावी ढंग से नैतिक मूल्य जो मोरल मतलब कि वैल्यूज है, ये विद्यार्थी में विकसित की जा सकती है जब शिक्षक सतत मूल्य की बात करता हो, स्वयं उनका अनुपालन करता हो, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाता हो, पठन सामग्री प्रदान करता हो। तो दोस्तों नैतिक मूल्य विद्यार्थी के अंदर कब विकसित हो सकते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब मतलब कि शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन करता हो, अनुपालना करता हो। अगर शिक्षक मतलब कि आपको ज्ञान दे रहा है लेकिन खुद मतलब कि उस रास्ते में नहीं चल रहा है, तो विद्यार्थी किसी भी हालत में नैतिक मूल्यों को ग्रहण नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो शिक्षक को सबसे पहले नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही विद्यार्थी मतलब कि उन चीज़ों को फ़ॉलो कर पाएगा। जैसे कुछ टीचर होते हैं मतलब कि नशा वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ करते हैं। तो ये मतलब कि नैतिक मूल्यों की बात करें तो ये बच्चे किसी भी हालत में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो शिक्षण या टीचिंग की जो सफलता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 क्वेश्चन में? बच्चों की समझ पर निर्भर करती है, ठीक है? बच्चों ने कितना समझा है, जो आपने पढ़ाया बच्चों ने कितना समझा, ये आपके शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी, ठीक है? तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़बरदस्ती नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके निकल भी सकते हो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।